तो अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अपन ने देखा था इंटीग्रेशन, सही है। अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया था डिराइव कर करके, ये कर करके हमने लास्ट में ये भी बोल दिया था रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह हमने सब बता दिया था। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब डीवी वेक्टर बाय डी टी। हाँ, तो मेरा ये बोलना है कि बेसिकली एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डीवी वेक्टर अपॉन डी टी। सही है गलत? इट मीन्स कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर इज सेम। सही है गलत? जिसको जिसको भी पता है चुप रहे, और जिसको इसको नहीं पता है वो बात करे, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर सेम, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। सही है गलत? तो कभी भी एक चीज याद रखना कि तुम्हें हर चीज पता होती है, तुम सोचते नहीं हो। व्हाट इज डीवी वेक्टर? डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। हम ये बोल सकते डीवी मतलब डिफरेंस है, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो डीवी वेक्टर का मतलब यही है, v2 टेंड्स टू v1, इतना ही मतलब है उसका। सही बोल रहा है गलत? तो मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन वेक्टर है। वेलोसिटी का वेक्टर का है क्या? किसका है? चेंज इन वेलोसिटी का है। चेंज इन मतलब डिफरेंस। मतलब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन। आगे जाके अभी जब जिसको भी पता है, जैसे भी सर्कुलर मोशन में अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? सर्कुलर मोशन में तो सर हमको कोई तोड़ नहीं सकता। ये एक वेलोसिटी है, सही है, ये मान लेते v1, ये एक वेलोसिटी है, ये मान लेते v2। सही है गलत? इसको अगर मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, सही है, ध्यान से देखना, v1 वेक्टर पैरेलली वी कैन शिफ्ट दैट वेक्टर, और v2 माइनस v1 इज, तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर टुवर्ड्स सेंटर। फील आया क्या? तो एक्सेलरेशन वेक्टर कभी वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल होता है क्या? एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन वेक्टर किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के। वेलोसिटी वेक्टर के होता है क्या? तो लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर is equal to dv vector is equal to dv vector is equal to dv vector, not v vector, not v vector is equal to dv vector, not v vector। dv vector का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dv वेक्टर का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आपको सबको? कंफर्म? ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, if acceleration vector is equal to, this implies velocity vector is also equal to 0। if acceleration is 0, this implies velocity vector is 0। बोलो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी कांस्टेंट। बोलो सही है गलत? सही है ना? अगर एक्सेलरेशन वेक्टर 0 है तो वेलोसिटी वेक्टर या तो 0 हो सकता है या तो कांस्टेंट। यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? पक्का? अगर मैंने बोला if v vector is equal to 0 for an time interval, this implies acceleration vector is equal to 0 for that time interval। acceleration vector equal to 0 for that time interval। बोलो सही है गलत?
अरे हाँ ना, जीरो है ना, इंटरवल में है, इंस्टेंटेनियस नहीं है। इंटरवल, इंटरवल तक मान लो। ऐसी गाड़ी जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी। इनको पता चला कि भाई साहब पानी पूरी बाजू में अच्छी मिल रही है। गाड़ी ने मारा ब्रेक। वी विल टेक अ ब्रेक, रेस्ट पे। 10 मिनट हुए, 10 मिनट बाद वापस गाड़ी चलने लगी। क्या तुम्हारा ये कहना है कि जब गाड़ी रुकी थी उस पर एक्सेलरेशन लग रहा था? क्योंकि सर गाड़ी चालू थी, है कि नहीं? गाड़ी चालू रहने के बाद एक्सेलरेशन लगता क्या? बेटा इंजन चालू रहता एक्सेलरेशन नहीं लगता, समझे क्या? तो मतलब जब गाड़ी रेस्ट पे है ना बेटा, फॉर एन इंटरवल, तो उस इंटरवल में क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो। इंस्टेंट की बात नहीं हो रही, इंटरवल की बात हो रही है। समझ में आया? देखो, ये गलत है, हाँ, फॉल्स। ये स्टेटमेंट है ट्रू, ये है। फिर अगर मैं एक नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूं, इफ velocity vector is equal to zero for an instinct implies acceleration vector equal to zero. ट्रू, ट्रू है फॉल्स? बोलो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स है ना? नहीं, ट्रू है सर, ये तो परफेक्ट ट्रू है। फॉल्स, ये फॉल्स, पक्का? सर हमको आंसर देना ही नहीं है। आप दे दो, हम समझ लेते हैं। बोलो, इफ वेलोसिटी वेक्टर फॉर एन इंस्टेंट इज जीरो, मैंने एक बॉल ऊपर फेंका, यहां पे उसकी वेलोसिटी एक इंस्टेंट के लिए जीरो थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम बॉल ऊपर फेंकते और जब वेलोसिटी जीरो होती, जब इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं लगता, पर इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो थोड़ी है। इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो थोड़ी है सर, जीरो रहती है। अगर एक वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन लग सकता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है? इस स्टेटमेंट इस सिचुएशन के लिए फॉल्स है। अच्छा, इस स्टेटमेंट फॉल्स है, इंस्टिंक्ट के लिए हम नहीं बोल सकते। उसने डायरेक्टली स्टेटमेंट दे दिया ना, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। दिस डज नॉट इंप्लाई एक्सेलरेशन ही जीरो है। पॉइंट समझे? ये इंप्लाई नहीं कर रहा, मतलब कोई भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है, डज नॉट इंप्लाई कि वो एक्सेलरेशन जीरो ही है। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। पॉइंट समझे? पक्का? अब आता है नेक्स्ट। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा मेरे को एक चीज बताओ, अगर एक गाड़ी चल रही है तो हमने हमेशा मोशन इन 1D में एक चीज ऑब्जर्व की, अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर भी लग सकता है और इधर भी। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगा तो वेलोसिटी बढ़ती है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो घटती है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है तो सॉरी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो कम होती है। सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब देखो, हमारा जो सिनारियो है पढ़ने का, वो ऐसा है। कैसा है? कि अगर मान लो एक एक्सेलरेशन लग रहा है, ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एक्सेलरेशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है?
वेलोसिटी। एक वेक्टर है एक्सेलरेशन का, एक वेक्टर है वेलोसिटी का, बोलो सही है गलत? सही है। अब इनके बीच में एंगल थीटा है। इज इट पॉसिबल क्या कि ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं लग रहा, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? कब है? कोई एग्जांपल? जैसे देखो, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, एटी इधर है टेंजेंशियल, रेडियल इधर है, तो नेट इधर है ए नेट। तो दिस इज द केस ना कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है। ये एक पर्टिकुलर केस है, जब मैंने बताया तुमको, ऐसे कई केसेस है, ठीक है? ऐसा कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं है कि जहां पे, बहुत सारे केसेस हो गए। इसको सोचने का एक बेस्ट तरीका है, लड़का था प्लेन ग्राउंड में, एक लड़का था प्लेन ग्राउंड, भाई साहब इधर भाग रहा था, यहाँ उसकी क्रश, ठीक है? इसका मोशन कैसा चलेगा? सीधा ही चलेगा क्या? देयर इज ए इंटरनल फोर्स, है कि नहीं? मैंने समवॉट समझ रहे हो? मतलब अपने को ऐसा फोर्स नहीं सोचना है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स डिवाइड्स बाय इट्स मास, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। तो इधर अगर मैंने कोई भी गाड़ी कहीं पे भी मोशन आ रही, फोर्स हम कहीं पे भी लगा सकते ना, फोर्स हम कहीं पे भी लगा सकते, तो फोर्स जहां पे भी लगा है वहां उसका एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाय इट्स मास, डिवाइड बाय इट्स मास, तो वही एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। सही है गलत? सही है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में अगर एंगल है तो ये कैसा इफेक्ट शो करता है, ये अपने को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? देखो, एक होता है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ए पैरेलल विच इज अलोंग वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं ए टेंजेंशियल वेक्टर। हाँ, और एक कंपोनेंट होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं रेडियल। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल है, अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में अगर कुछ एंगल है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर अगर जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगे तो हम ये भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग velocity vector will change its speed, मतलब जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग होगा वो उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा, और कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी will change its डायरेक्शन। समझ में आया? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो इसका स्पीड में कोई रोल है क्या? नहीं, इसका है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको नीचे नीचे लाता जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट है जो उसको, जैसे आप इस एक प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे देखना कभी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो अगर आप ऐसा बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, तो बॉल ऐसा जाता है, तो आप एक कंडीशन में देखो, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा उसका स्पीड कम कम होता जाएगा। तो अगर मान लो स्पीड ऐसा है, एक्सेलरेशन ऐसा है, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इसकी स्पीड को कम करेगा और एक कंपोनेंट उसको नीचे नीचे लाना चाहेगा, तभी तो वो नीचे आ रहा है।
और कर्व बन रहा है। फील हुआ क्या? एक कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन बदल रहा है, एक कंपोनेंट उसकी स्पीड कम कर रहा है। इधर देखोगे तो वापस जब नीचे आता है तो स्पीड वापस बढ़ने लग जाती है। वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तभी तो अंदर दब रहा है। अगर ये दबता ही नहीं तो ये सीधा ही निकल जाता ना। सीधा निकला क्या? दबा हुआ है ना, तो वो उसको दबा कौन रहा? वही वाला तो फोर्स लगा दबा रहा है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। सही है, तो हमको ये चीज समझ में आ गया। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो उसका डायरेक्शन बदलता है, और अलोंग जो लगता है वो उसका मैग्नेट स्पीड का मैग्नीट्यूड रखता है। सही है, लिख लो। लिख लिया? तो कभी भी इसमें दो तरीके रहते जो एक बच्चे को समझना पड़ता। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ए नेट, इज ए नेट। और अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा मैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए नेट इज इक्वल टू रूट ए परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर और ए पैरेलल का होल स्क्वायर। सही है गलत? ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर और एक पैरेलल का। बोलो सही बोल रहा है या गलत? और अगर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की बात की तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड की, तो ये होगा ए पैरेलल, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करने वाला एक्सेलरेशन। स्पीड का रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? पैरेलल वाला। यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक तुम्हारे टॉपिक का प्रगति हुआ? सही है गलत? चलो देखो, नेक्स्ट अब आता है कि मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। सही है, और वेलोसिटी वेक्टर है 4i कैप 2j कैप। फाइंड जिए क्यों ये लम्हा है थम गया, जाने क्यों ये लम्हा है थम गया। देखो इधर, सबसे पहला जो पॉइंट है इसका वो ये है कि इसका निकालने का एक तरीका समझो। हमेशा एक चीज, ये चीज बच्चा जनरली भूल जाता है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, ठीक है। एक थीटा है, तो हमेशा एक क्या बोलते हैं एडजेसेंट कंपोनेंट को हम क्या लिखते हैं? मॉड आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और इसको क्या लिखते हैं? इसको क्या लिखते हैं? आर कॉस थीटा। उसको क्या लिखते हैं? ये हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को हम हमेशा साइन थीटा लिखेंगे और एडजेसेंट वाले को हम हमेशा, यहां तक क्लियर हो गया चीजें?
अगर ऐसा है, तो मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है, कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, इनके बीच का एंगल है मान लेते थीटा। ठीक है, हमें परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट निकालना है। दो कंपोनेंट्स की हम जनरली बातें कर रहे हैं, एक ए वेक्टर, ये ए वाला पैरेलल, एक ए वाला परपेंडिकुलर, सही है, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आई? एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, बोलो सही है गलत? सही है। अगर मैंने बोला मुझे पैरेलल वाला पता चल जाए, तो मुझे ए नेट पता है, होल स्क्वायर इक्वल टू ए परपेंडिकुलर प्लस ए पैरेलल। बोलो सही है गलत? यहां तक सही है ना? अब देखो, अगर मैंने लिखा ए पैरेलल, अब मैं मैग्नीट्यूड ही लिख रहा, तो मॉड ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा लिख सकता कि नहीं लिख सकता? पैरेलल इस डायरेक्शन में, सही है ना? अगर मैं लिख रहा हूं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट वी अपॉन मॉड ए मॉड वी। गलत बोला हो तो बताना। खत्म। ए डॉट बी अपॉन मॉड वी, ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। मतलब ये कैलकुलेशन वाइज भले ही लेंदी दिख रहा हो, कुछ भी नहीं करना है, मॉड ए कॉस थीटा ही तो करना है बेसिक। कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है, ए डॉट वी अपॉन मॉड बी, ए कैंसिल हो जाएगा, सीधा ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड आता है इधर। ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड क्या है? 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है? 14, 14 अपॉन रूट 13। बोलो यहां तक आया? पक्का? तो मॉड्यूलस ऑफ ए, ये वाले फॉर्मूले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अपॉन 196 अपॉन 13। तो ये परपेंडिकुलर आएगा ही नहीं क्या? हाँ, ये अच्छा मॉड ऑफ वी लेना है, वो ही मैं सोच रहा था। अंडर रूट 20 ले लेते, ये 13 है, तो अंडर रूट 20 मतलब ये 20 हो जाएगा, सही है ना? ये 196 है, 196 मतलब 4 और 4, सही है गलत? और ये 5, ए परपेंडिकुलर और मतलब 65 माइनस 44 अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा? 21/5। सही बोल रहा है गलत? तो ए परपेंड, हाँ वही मैं सोच रहा था, कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 16, तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा 4/√5। सही है गलत? किसका किसका आंसर आ गया था? बहुत बढ़िया। समझ रहा है सबको? कंसेप्ट समझा कैसे निकालते? हाँ, इसका कंसेप्ट एक ही है, मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, हम एक्सेलरेशन वेक्टर को क्या डीवी वेक्टर बाय dt लिख सकते? हम्म, सही है गलत? तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डीवी वेक्टर बाय dt वी डीवी बाय dx इज इक्वल टू वी डीवी बाय dx, ए वेक्टर। गलत बोला या सही? हम्म, सही बोला मैंने? समझ में आया सबको? पक्का? सोच के देखो, क्लियरली अंडरस्टूड?
एवरीथिंग। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, ये चीजें लिख लो। तो अब अगर हमको लिखा, देखो क्वेश्चन, इफ v इक्वल टू 2x, if v equal to 2x, if v equal to 2x, then find acceleration as a function of time t, find acceleration as a function of time t कैसे होगा इसको? वेलोसिटी x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है वेलोसिटी? x का। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन। हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन। बोलो सही है गलत? तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2x, मानते? तो dx बाई एक्स इज इक्वल टू 2 dt। जब x जीरो है, नहीं सॉरी x टू है, जब टाइम जीरो है, जो टाइम t है, तो ये x है। समझ में आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। सही है गलत? ये जैसे ही इंटीग्रेशन होगा अपने आप समझ में आने लगता है, क्योंकि इसके देखो इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, तो पहले अपर लिमिट डालेंगे, बाद में लोअर लिमिट। सही है? तो ये आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी क्या आएगा? 4e⁻²t, और एक्सेलरेशन क्या आएगा? 8e⁻²। नीचे नीचे आता जाएगा, चेन रूल में बताया था। 2 नीचे नीचे आता जाएगा। बोलो सही है गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? बोलो। चलो फिर, चलो फिर आज के लिए यहां तक ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई भी हमारे चैनल पे नया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ठीक है? चलो फिर।